योगी जी सबसे डरपोक नेता है। ऋचा सिंह जी जब वो कहीं और से प्रलोभित हो चुकी हैं, अच्छा ऐसे और काफी पहले से वो प्रलोभित हो चुकी हैं। अच्छा समाजवादी विचार एक राज्य तक सीमित है, तो मैं उस समय घर में बैठा हुआ था और टेलीविजन देख रहा था। समाजवादी विचार तो विश्व का विचार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की बुलडोजर नीति को जब उन्होंने उल्लेखित किया। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स। आप देख रहे हैं इस समय चर्चा टीवी। आज हम लखनऊ में हैं और हमारे साथ में है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनीष सिंह जी। सर, आपका बहुत स्वागत है चर्चा टीवी में। आज बजट पेश हुआ है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश जी भी आज शेरवानी में बहुत गजब ढा रहे थे, अच्छे लग रहे थे। आपकी पार्टी भी काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाई हुई है। बहुत सारी बातें करेंगे हम आपसे। मनीष जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं, जैसे आप भी देवरिया से हैं, तो उनके लिए भी और ख़ासकर मेरे लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कुछ अपने बारे में पहले आप बता दें, एक इंट्रो दे दें, फिर हम आगे बात करें आपसे। सबसे पहले मैं चर्चा टीवी के दर्शकों को और हमारे मित्र आशुतोष जी को मैं बहुत साधुवाद देता हूँ जी जी कि मेरे जैसे नाचीज को आपने जी ये अवसर दिया। जी और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ जी और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी छोर है, जी जिसको एक भोजपुरी बेल्ट के रूप में जाना जाता है और बहुत ही किसानों के लिए बहुत ही बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पे कृषि के लिए बहुत सारी संभावनाएं भी हैं। और हम लोग खेती किसानी से, हमारा जो फैमिली है, हमारा जो परिवार है, वो बहुत लंबे अरसे से खेती किसानी से जुड़ा हुआ है। और मैं उस परिवार का वाहिद इकलौता ऐसा सदस्य हूँ जिसने पॉलिटिक्स में अपना एक रास्ता बनाया। और यह रास्ता पॉलिटिक्स में आने का कोई ऐसा नहीं था कि पॉलिटिक्स में मैं प्रिपेयर होकर के आया था कि मुझे पॉलिटिक्स में ही जाना है। ये अचानक से सब कुछ हुआ और ये जीवन में एक अलग तरह का बदलाव था। और मैं न चाहते हुए भी, क्योंकि फैमिली की जो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी, फैमिली का जो मेरे ऊपर भार था, उस दायित्व का भी मुझे निर्वाह करना था। ठीक है। लेकिन अचानक से एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि मुझे पॉलिटिक्स में आना पड़ा। अच्छा, ये परिस्थितियाँ थी जी आशुतोष जी, ये हम पहली बार सुन रहे हैं कि कोई नहीं, ये आशुतोष जी, ये परिस्थिति ही थी। अच्छा। इसलिए कि हम जब कक्षा 5वीं में थे और 94 का टाइम था, तो मेरे फादर का डेथ हो गया। ओके। और बहुत हम लोग कम उम्र के थे। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी उम्र 7 से 8 बरस की थी लगभग, और मेरे 2 छोटे भाई थे, बहन थी, माँ थी, और खपड़ेल का घर हमारे परिवार के पास था। और एक ही कमरे में हम तीनों भाई बहन माँ सब लोग रहते थे। और बहुत ही पुअर लाइफ थी उस समय। मम्मी ने जिस तरह से हम लोगों को संभाला, जिस तरह से हम लोगों को पोसा पाला बड़ा किया, मैं समझ सकता हूँ। भावुकता से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जो इस तकलीफ को मैं याद करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि बहुत कष्ट का समय था। समझ सकते हैं। लेकिन आप खुश रहिए, क्योंकि आपके शायद जो पेरेंट्स से भी नहीं कुछ सोचा होगा, आप उससे भी अच्छा कुछ कर रहे हैं। आप राजनीति में हैं और भाई अभी तो प्रेजेंट चल रहा है, बट फ्यूचर मैंने भी नहीं देखा है। आप जो भी कर रहे हैं अच्छे करेंगे और शायद उनको भी आज जहाँ भी होंगे देख करके बहुत खुशी होगी। नहीं आशुतोष जी, जब पिता का मैं मुखाग्नि दे रहा था अपने पिताजी को, तो मैंने उसी टाइम पे ये संकल्प लिया था कि जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरे पिताजी का नाम खराब हो। चुकी पिताजी का बहुत आदर था, बहुत सम्मान था। जी जी। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा कि खैर ये सारी स्थितियाँ तो हम लोग भी देखते रहते हैं, जीवन है सर, आना जाना तो लगा है। लेकिन आप मुझको ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी इस समय यूपी के सीएम हैं, गोरखपुर से आते हैं, आप देवरिया से आते हैं। सबसे पहले सवाल तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि समाजवादी विचारधारा जो आपके अंदर आई और आपने उसको अपनाई, और फिर मैं देखता हूँ अक्सर आप अखिलेश यादव जो कि आपके नेता हैं, आप उनको बड़े भाई या एज ए मतलब अभिभावक के रूप में आप लोगों को अक्सर बोलते रहते हैं। क्या है ऐसा, क्या है अखिलेश यादव में, क्या है समाजवादी विचारधारा में, क्या है?
क्यों देखिए, ऐसा? इसके पीछे भी मेरी फैमिली की परिस्थिति है। अच्छा। क्योंकि समाजवादी विचारधारा मुझे इसलिए शुरू से पसंद थी और आज भी मैं बहुत एक तरह से मैं इस विचारधारा से बहुत करीब से जुड़ा हूँ। उसका कारण ये था कि जब मेरे फैमिली में मेरे पिताजी का डेथ हुआ और उस टाइम पर हमारी फैमिली को जिस तरह से माताजी को हम लोगों को पोसने पालने के लिए ननिहाल लेके जाना पड़ा, फैमिली में बंटवारा हो गया और फैमिली में सारी चीजें तितर बितर हो गई। तो उस समय ना तो जाति काम बहुत आई, ना मुश्किल दौर। रिश्तेदार काम आए, ना नात बात कोई काम आया। उस समय फैमिली में हमारे बाबा जी थे, हमारे छोटे चाचा जी थे, उन लोगों ने जितना हो सका हम लोगों के लिए किया, संभाला। लेकिन उसी समय से मुझे ये महसूस होने लगा, क्योंकि मैं पढ़ाई में इसलिए काफी अच्छा नहीं कर पाया कि चूंकि फैमिली की जिम्मेदारी थी, फैमिली की लायबिलिटी थी और मैं कुछ अच्छा और बेहतर करने का प्रयास कर रहा था। तो समाजवादी विचारधारा मेरे बचपन में ही मेरे शरीर में ये बात घर कर गई कि समाज के जो लोग भी हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हैं, किसी भी धर्म के हैं, जब आफत का समय आता है, जब परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती हैं आशुतोष जी, उस समय कोई आपके जब काम नहीं आता है तो समाज में जो जो लोग आपके मदद करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी पंथ से, वो लोग अगर मदद करते हैं तो आपको अपनापन महसूस होता है। और जब अपनापन किसी भी समुदाय के लोग हैं उनसे जब मिलने लगता है तो वहीं पर आपके अंदर एक विचार पैदा होता है, एक भाव पैदा होता है, और वही समाजवादी विचार जो समता मूलक समाज की परिकल्पना की बात बहुत करता अच्छा, है। बहुत अच्छा। अखिलेश जी से का मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि पार्टियां बहुत सारी हैं, नेता भी बहुत सारे हैं। अखिलेश जी से ऐसा क्या लगाव क्या है कि आप लोग उनके पीछे एकदम जिंदाबाद मुर्दाबाद लगे रहते हैं हमेशा? देखिए, एक तो मैं सबसे बड़े मतलब आपके चैनल पे मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से, और ये बात मैं दिल से आपसे कह रहा हूँ, ये राजनीतिक बात नहीं आजकल जी। हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी एक नेता से ज्यादा वो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, युवाओं के लिए अभिभावक के रूप में खड़े रहते हैं। अच्छा। उनके अंदर अपनापन महसूस होता है। जितनी भी पार्टी के अंदर युवा काम कर रहे हैं, पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं, पार्टी के जो वुमेन्स विंग्स में काम करने वाली हमारी माताएं और बहनें हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी के इतने करीब हैं जी। कि उनको नेता से ज्यादा वो लोग अपने आप को उनको अभिभावक मानते हैं। और अभिभावक और नेता के बीच का जो एक संबंध है, जब हमको एक नेता के रूप में देखना होता है तब हम सिर्फ और सिर्फ श्री अखिलेश यादव जी को देखते हैं। जब एक अभिभावक के रूप में उनको देखना होता है तो हम सिर्फ और सिर्फ अखिलेश जी को देखते हैं। तो मैं ये बात आशुतोष इसलिए कह रहा हूं कि आपकी एक एक चीजों का जो ख्याल रखता हो, एक एक जरूरतों पर जो जिम्मेदारी का एहसास कराता हो, वही अभिभावक है, वही नेता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है। आप भी नेता हैं, आपकी पार्टी में कुछ बाहरी भी नेताएं हैं, तो मैं कुछ राजनीतिक बात में चाहूंगा, क्योंकि आप भाई जो है पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। मुझे बताइए, क्या सपा में समझदार जमीनी नेताओं की कुछ कमी है? ये मैं जो है मेरा जो है पूरा सवाल सुनिए। बाहर के जो लोग आए हैं, हालांकि राजनीति में ऐसा है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, लेकिन क्या एक कोई नेता आता है बाहर से, आपकी पार्टी की जो एक लाइन थी सेकुलर विचारधारा समाजवादी से, उसको पलट देता है, फिर वो रामचरितमानस पे बोलने लगता है, और पार्टी पहले तो उसका बचाव करती है, खैर अब तो पार्टी ने सब कुछ बता दिया है, कल शिवपाल जी ने भी कहा। तो क्या आप लोगों के यहाँ कोई नेता नहीं है? आपको लगता है ऐसे नेताओं को तवज्जो मिल रही है? नहीं आशुतोष जी, हमारी पार्टी जिस तरह से हमारे देश का लोकतंत्र 4 खंभों पर, 4 स्तंभों पर टिका है, उसी तरह से हमारी पार्टी भी 4 स्तंभों पर टिकी है। ठीक है। पहला, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का समाजवादी विचार। ठीक है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, आदरणीय नेताजी का संघर्ष, और श्री अखिलेश यादव जी का जो विकास आधारित जो समाजवाद है, जो उन्होंने पॉजिटिव, प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को उन्होंने जन्म दिया। उत्तर प्रदेश ही देश में आप देखेंगे तो श्री अखिलेश यादव जी की जो पॉलिटिक्स का एक आधार है, जब उसको आप मूल्यांकित करेंगे
तो आशुतोष जी आपको महसूस होगा कि श्री अखिलेश यादव जी अब के उनके समकक्ष के जो नेता हैं उनमें सबसे बेहतर है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि श्री अखिलेश यादव जी ने एक योजना का जिक्र किया 2022 के चुनाव में, और पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ खड़ा हो गया। उस योजना का नाम था पुरानी पेंशन बहाली की। बिल्कुल जानता हूँ। उत्तर प्रदेश के सभी कर्मचारी श्री अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दिए, उनको मतदान किया और उनके साथ भरोसे के साथ उनके साथ खड़े रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, मैं भी इसको मानता हूँ। यही तो मेरा सवाल था कि स्वामी जैसे लोग अगर आपकी पार्टी में हैं, मतलब मैं एक सिर्फ आपका पक्ष ले रहा हूँ, आपको नहीं लगता है कि राजनीति में अगर ऐसी बयानबाजी होगी तो अब तो खैर मैं अभी आगे भी आपसे मैं सवाल करूंगा, व्यक्तिगत आपका क्या मानना है रामचरित मानस को लेकर के? आशुतोष जी, राजनीति में और समाज में मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा आशुतोष जी, और चूंकि आप युवा हैं और काफी आपकी एक गरिमा है और आपका एक रिस्पेक्ट है, बिल्कुल आशुतोष जी इस चीज को आप समझिएगा कि धर्म एक आस्था का विषय होता है। ठीक है आशुतोष जी, इसको फ्रेंडली समझने की कोशिश करिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने धर्म से सत्ता का मार्ग बनाया। ठीक है, धर्म कभी सत्ता का मार्ग नहीं हो सकता। ठीक है। धर्म एक आस्था का विषय है और एक आस्था का मार्ग है। ठीक है। हम जहां से अपने जीवन को शुरू करते हैं, जैसे हम अपने परिवार में भी हैं, तो आस्था के साथ अपने परिवार के लोगों से हम जोड़ते हैं, और अंतिम समय में भी अपने जीवन के जब जाते हैं तो परिवार के अन्य लोगों से आस्था के साथ ही जुड़े रहते हैं। आशुतोष जी, जब धर्म पर बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसको क्यों डिपेंड करती है? ठीक है। भारतीय जनता पार्टी धर्म का संचालन नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी का संचालन करती है। ठीक है। जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो हमारे शंकराचार्य हैं, अगर कोई बात उठती है, किसी बात को लेकर के अगर कहीं पर मतभेद उत्पन्न होता है, तो यह जिम्मेदारी हमारे धर्मगुरुओं की बनती है, शंकराचार्यों की बनती है, न कि उस विषय पर राजनीतिक लोग जो बात करते हैं उनकी जवाबदेही बनती है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की, सिख धर्म की, ईसाई धर्म की जो बात करती है, राजनीति में इन बातों का कोई मतलब इसलिए नहीं है कि हमारे जो धर्म है, जिस भी धर्म को जो मानने वाले लोग हैं, वो आस्था के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी उनकी आस्थाओं को विखंडित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उनकी आस्थाओं के साथ खेल रही है, और भारतीय जनता पार्टी आस्थाओं से खेल करके सत्ता को हासिल कर रही है। नहीं सर, लेकिन दिक्कत ये है ना कि जैसे एज एक नेता के तौर पर जैसे आप कहीं भी जाएंगे, भाई आप एक ऐसी पार्टी में जो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ा उसका नाम है, बीजेपी के बाद इस समय जो कि इस स्थिति है, भाई बीजेपी गवर्नमेंट में है। सवाल इसीलिए बनता है कि जैसे और भी सारे डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, क्यों आप लोग ऐसे मुद्दों पे बात कर रहे हैं? अब आशुतोष जी, दो बात मैं, क्योंकि मैं आपसे गुजारिश के तौर पे जरूर आप ही से मैं ये निवेदन करके पूछूंगा। आशुतोष जी, जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने और जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश किया तो आप भी उसी पर पार्टी पे जाएंगे? सुन लीजिए। हाँ, मैं समझ गया। आशुतोष जी, आपने गंगा जल से धुलवाया। हाँ, मैं भी था। आपने घर को साफ कराया। इसको प्रचारित करने की और टेलीविजन पर दिखा करके दुनिया को संदेश देने की क्या आवश्यकता थी? अच्छा, आपने कौन सा संदेश देने की कोशिश किया? श्री अखिलेश यादव जी एक समाजवादी नेता होने के साथ साथ, एक युवा नेता होने के साथ साथ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ एक समाज की बहुत बड़ी कम्युनिटी को लीड करते हैं। ठीक है। वह समाज अगड़ा भी है, उनके साथ पिछड़ा भी है, दलित भी है, मुस्लिम भी है, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो उत्तर प्रदेश और देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, श्री अखिलेश यादव जी को बहुत बेहतर और बहुत ही सौम्य नेता मानती है। आपको कोई भी काम, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए क्यों इतने उतावले रहते हैं, ये क्यों इतने व्याकुल रहते हैं? कभी भी पूजन पाठन का काम जो होता है वो व्यक्तिगत होता है, एक आस्था का विषय होता है, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। और योगी जी से तो इस तरह की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हम लोग तो चूंकि उनके बगल के रहने वाले हैं, हम लोग योगी जी के बारे में जानते हैं कि वो योगी आदित्यनाथ जी राजनीति में अगर एक पैर भी रखते हैं, किसी के घर और पुछाड़ में भी अगर जाते हैं, संवेदना भी प्रकट करने जाते हैं, तो उसमें उनके राजनीतिक निहितार्थ छिपे होते हैं। ये मतलब आप इसको बोल रहे हैं? अरे बिल्कुल, मैं उनके बारे में मैं ये बात जो कह रहा हूँ वो तथ्यों के आधार पर कह रहा हूँ। अच्छा, इसी में एक सवाल मैं और लूंगा। इस समय अभी 2 दिन पहले मैंने भी खबर देखी, आपने भी देखी होगी, आपके यहाँ एक बड़ी अच्छी युवा नेता थी इलाहाबाद से,
वो भी इस्तीफा उनसे ले लिया गया और उनको निकाल दिया गया। अब वो चुनाव आयोग पहुंच गई हैं। महिला नेता के तौर पर आपके यहाँ पहले, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी फिर इलेक्शन आएगा, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप लगने वाले हैं। बीजेपी पे इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि उनकी जो एक अलग बैठकें हैं, खैर मैं उस पर बात करूंगा। इसके पहले पंखुड़ी पाठक थी, उनके साथ भी कुछ ऐसा अब वो लोग कह रहे हैं कि समाजवादी लोग हमको अब ट्रोल करने लगे हैं। क्या राजनीति में आप इसको कितना उचित मानते हैं? क्या ऐसा आरोप लगाना या वो जो लगा रही है उसमें कितनी सत्ता है? आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? मैं आशुतोष जी, बहन ऋचा सिंह जी, रोली तिवारी जी, पंखुड़ी पाठक जी, जिनको समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा स्थान दिया, ठीक है, जहां से उनके नाम हुए, जहां से उनकी पहचान बनी, जहां से उनकी राजनीतिक कार्य क्षमता में वृद्धि हुई, उसका उन लोगों को एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक उनको रास्ता समाजवाद पर चलते हुए बनाना चाहिए था। ठीक है, समाजवाद जीवन में उतारने का विषय है। समाजवाद जीवन को एक अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जीने का विषय है। समाजवाद सिर्फ हम अगर मंचों से कहते हैं, समाजवाद पर सिर्फ हम टेलीविजनों पर बात करते हैं, ठीक है, तो समाजवाद फलीभूत नहीं होगा। अपनाना पड़ता है। ऋचा सिंह जी को 2 बार पार्टी ने अवसर दिया। बिल्कुल टिकट है, वो भी कह रही है। आप इस बात को महसूस करिएगा। मैं जानता हूँ। आप इतनी लोकप्रिय हैं, इतनी जनप्रिय हैं कि आपके लिए पार्टी ने इतनी ताकत लगाया, फिर भी जनता ने आपको नकार दिया। वो तो है, जनता ने आपको नकार दिया। बिल्कुल बिल्कुल। 2 बार आपको, जबकि हम काफी अच्छे और काफी बेहतर वहां पे हमारी पार्टी के नेता हैं लोग। उन्होंने आरोप लगाया कि वो रामचरितमानस के पक्ष मैं रामचरितमानस के बारे में और रामचरितमानस के विषय में ऋचा सिंह जी जब वो कहीं और से प्रलोभित हो चुकी हैं। अच्छा, ऐसा और काफी पहले से प्रलोभित हो चुकी हैं। अच्छा, हाँ, वो तो बहुत दिनों से बोल रही हैं। हाँ, वो जब आदमी किसी दूसरे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है, तो अपना जो दरवाजा होता है घर का, वो कैसे जल्दी से जल्दी बंद हो जाए कि हम उस दूसरे वाले घर में कूद के चले जाए, इसके लिए वो इस व्याकुलता की बात, इतनी व्याकुलता से बातें कह रही हैं। जबकि ऋचा सिंह जी, रोली तिवारी जी, पंखुड़ी जी, आप देखेंगे इन तीनों लोगों को, तो पार्टी ने, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितना हो सकता था उनको सम्मान दिया, उनको मौका दिया और उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया। ठीक है, मैं इसको मानता हूँ। इसी से जुड़ा एक और सवाल लूंगा। एक नेता है बीजेपी के, उनका नाम है ब्रिजभूषण शरण सिंह। हालिया दिनों में उनके ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लग गया। दिल्ली में खिलाड़ी थे, रेसलर, अब आपने भी देखा होगा, उन्होंने यौन शोषण तक का आरोप लगाया। हालांकि अभी तक ये सब कुछ जांच में है, अभी तक कुछ भी बाहर नहीं आया है। एक मैं पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि बीजेपी के नेता के ऊपर आरोप लगा और समाजवादी पार्टी का कोई हल्ला बोल नहीं मुझे दिखा। इसके पीछे की वजह क्या है? आप लोग शांत क्यों थे? क्योंकि अगर इसकी जगह आप होते, अगर किसी आपके नेता पर लगा होता, तो बीजेपी ने अब तक पूरा जो है देश जो है आप लोगों के नाम से हल्ला बोल दिया होता। क्यों चुप थे? आशुतोष जी, हम तो आपसे इतना ही गुजारिश करेंगे कि जिन विषयों से समाज का कोई भला नहीं होने वाला है और जिन विषयों से राजनीति का कोई लाभ नहीं होने वाला है, फिर इन विषयों पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। और आशुतोष जी, गांव गिराव की बात हो, खेती किसानी की बात हो, तो ज्यादा बेहतर है, इसलिए कि इन विषयों से उत्तर प्रदेश की जनता का और देश की जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। आप सिंह को बात नहीं देते हैं। देखिए, महत्व देना नहीं, महत्व देना, ये हमारे लिए उनका एक अलग राजनीतिक जीवन है, हम लोग का एक अलग राजनीतिक जीवन है। वही मैंने पूछा। खैर, आप नहीं जवाब देना चाहते हम। एक हमको और बात बताइए, इलेक्शन आने वाला है 2024 लोकसभा, बिहार में एक आग लगी है, दूसरी आग यहाँ भी लगना शुरू हो गई है। आपके नेता ने जाति जनगणना की बात कह दी है, वो कह रहे हैं नहीं हम अब तो गांव-गांव जा रहे हैं। क्यों? और बीजेपी बिल्कुल सांस नहीं ले रही इसमें। क्या जाति जनगणना में ऐसी कौन सी चीज है जो हो जाने के बाद आप लोगों को बहुत लाभ होने वाला है? देखिए आशुतोष जी, जाति जनगणना एक ऐसा विषय है जिस पर सभी राजनीतिक दलों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी ने अगर जाति जनगणना की मांग उठाई है और हम लोग
रात दिन इस बात को कह रहे हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए, इसके पीछे का जो तथ्य है उसको भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। इसलिए कि जब भी कोई सरकारी नौकरी की बात होती है, चुनाव का जब कोई डेटा आता है, जब भी आप गांव में छोटी से छोटी योजना लेकर के जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो आप एक एक व्यक्ति की गणना करते हैं, समझ गया मैं आप क्या जवाब देना चाह रहे हैं। घरों की गणना करते हैं, ठीक है, घरों पर नंबरिंग की जाती है। हाँ बिल्कुल लिखा है। शहरों में भी बहुत सारे घर हैं, हाँ, उन पर नंबरिंग की जाती है। हाँ बिल्कुल समझ गया। तो जाति जनगणना किस समाज की कितनी संख्या है, किस जाति की कितनी संख्या है, अगर हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि जाति जनगणना कराई जानी चाहिए, कराई जाएगी, तो जाति जनगणना कराने से भारतीय जनता पार्टी भाग क्यों रही है? एक और इसी में सवाल था, आपको नहीं लगता है कि अगर ये आंकड़े बाहर आते हैं तो एक सामाजिक वैमनस्यता नहीं फैल सकती? नहीं, इससे तो सामाजिक समरसता बढ़ेगी। थोड़ा बताएं मुझे। सामाजिक समरसता बढ़ेगी कैसे? सामाजिक समरसता इस तरह से कहा कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। नहीं, हाँ। देखिए एक बात सुनिए, हाँ। संविधान ने सबको सबका हिस्सा दिया है, ठीक है, सबको सबका हिस्सा दिया है। हाँ, दिया है। जिसकी जितनी आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताओं की हम पूर्ति कैसे करेंगे जब तक हम उनके बारे में माकूल जानकारी नहीं रखेंगे कि कितनी किसकी स्थिति मजबूत है, कितनी किसकी स्थिति दयनीय है, जब तक इसके बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हम सरकारी योजनाओं से उनको लाभान्वित कैसे कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को तो इस मांग पर तुरंत विचार करके और जाति जनगणना कराना चाहिए और मांग को पूरी करनी चाहिए। एक मुझे और बताइए, एक आपके साथ में एक पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो वो लोग उसमें शामिल हुए थे, सपा ने नकारा था और वो लोग वहां पे नहीं गए थे, लेकिन अखिलेश जी तेलंगाना गए थे अभी हालिया दिनों में। लोकसभा का चुनाव, क्या हम लोग ऐसा समझ लें कि तेलंगाना के साथ में कोई गठबंधन अखिलेश जी का है या रालोद का कांग्रेस के साथ में है, ऐसा कुछ है क्या? आशुतोष जी, अभी बहुत काफी लंबा समय है, नहीं है तो, लोकसभा के चुनाव में हाँ। लोकसभा के चुनाव में अभी 1 बरस से ऊपर का समय है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम पूरी पार्टी के कार्यकर्ता लोग जिस विचार पर हम लोग चलते हैं, वह विचार हमेशा से देश को ताकत देता है और हमेशा से देश को मजबूत करता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ आशुतोष जी कि राहुल गांधी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात कहे, मैं उस बात को व्यक्तिगत तौर पे मुझे मतलब इतनी पीड़ा हुई राहुल जी की बात को सुन करके, जब उन्होंने कहा कि समाजवादी विचार एक राज्य तक सीमित है, तो मैं उस समय घर में बैठा हुआ था और टेलीविजन देख रहा था। समाजवादी विचार तो विश्व का विचार है, कण कण में है, विश्व का विचार है, समझ गया। जहां पर मानवीय मूल्यों का हनन होगा, जहां पर मानवता का क्षरण किया जाएगा, वहां पर समाजवादी विचार जन्म लेगा। ठीक है, तो समाजवादी विचार एक राज्य तक कैसे सीमित हो सकता है? वो जो है तेलंगाना तक फैल चुका है। नहीं, देखिए तेलंगाना में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, आपने सुना होगा, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बेबाक तरीके से कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों को लेकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की बुलडोजर नीति को जब उन्होंने उल्लेखित किया तो आपको महसूस होगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कोई बात कहते हैं तो उनका बहुत दूर तक का सोच होता है उस बात को कहने में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर उस बात को उसी समय भारतीय जनता पार्टी की ने सोचा होता, समझा होता और योगी जी ने रोकने की कोशिश की होती, तो दीक्षित परिवार जो कानपुर में 2 हमारी माताएं और बहनों ने अपनी जानें गंवाई हैं और प्राण गंवाए हैं, ये इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी विफलता नहीं होती। दीक्षित परिवार आज हमारे बीच में, उस परिवार में कोई महिला नहीं है, बेटी माँ दोनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अगर बुलडोजर के ऊपर जो पूरे देश ने सवाल खड़ा किया है और सबसे ज्यादा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस बुलडोजर नीति पर सवाल खड़ा किया है, आप कह रहे हैं कि हम निवेश लेकर के आएंगे, हम पैसा लेकर के आएंगे। जो आपके साथ निवेशक खड़ा नहीं होगा, जो आपकी विचारधारा के साथ नहीं खड़ा होगा, उसके घर पर आप बुलडोजर भेज देंगे। तो सारे निवेशक इस बात को तो जानते हैं ना कि आप आगे क्या करने वाले हैं। वो पैसा निवेश करेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपके लोगों को काम नहीं देंगे, तो कल के तारीख में आप उनके घर पर बुलडोजर भेज देंगे।
तो जो सरकार मैं आपको थोड़ा सुनूंगा, इसी बुलडोजर से ही संबंधित है। हाँ, आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता जेल में हैं, कई हैं और कई तो बहुत बड़े नेता हैं, आजम खान साहब जैसे बड़े बड़े लोग, कईयों के घर भी गिराए गए, जमीनें मतलब उनकी सब खाली कराई गई। आप लोगों पर बहुत सारे आरोप हैं, डर लगता है अब कि ऐसी पार्टी से हम तो कैसे लड़ेंगे? कोई भय है आप लोगों को? अगर मैं डर लगता आशुतोष जी तो मैं आपके सामने नहीं बैठा होता। हाँ, ये तो और बात नहीं सच नहीं है। नहीं, हाँ। और मैं एक ही बात आपसे कहता हूँ ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे नेता होने के साथ साथ हमारे अभिभावक हैं, और हम अपने परिवार की मुखिया की नीति और सिद्धांत को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए जो भी सजा भुगतना होगा भुगतेंगे आप लोग। पार्टी का हर कार्यकर्ता हर समय हर परिस्थिति तैयार रहता है, चाहे योगी जी को जो करना है कर लें, डरेंगे नहीं। लेकिन जनता के साथ हम नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, जनता का नुकसान नहीं होने देंगे, समाज का नुकसान नहीं होने देंगे, और जितना हो सकेगा इस सरकार की नीतियों का सिद्धांतों का हम मुखालफत करते रहेंगे। एक और मैं आपसे सवाल लूंगा, अभी बस कुछ ही दिन के बाद आई होप कि बहुत कम समय बचा है, 250-300 दिन, क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे समाजवादी पार्टी के आपके लोकसभा में? क्योंकि आप अन्य राज्यों में भी आपका गठबंधन तो होगा ही, आप आज नहीं बता रहे हो बट कल आप मुझसे बताओगे, लेकिन क्या बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा? क्योंकि बीजेपी है और ये एक ऐसी पार्टी जो इसके, जैसे अभी आप बता रहे थे कि पूरे विश्व में समाजवादी पार्टी का वो है, समाजवाद है, ऐसे ही बीजेपी के कार्यकर्ता हैं पूरे राष्ट्र में फैले हुए हैं। तो देखिए- मुझे बताइए कैसे लड़ेंगे, क्या आपके पास है? देखिए, हमारी पार्टी एक राजनीतिक विचारधारा के साथ मुद्दे पर आधारित सिद्धांतों के साथ जनता के बीच में जाती है, और हमारे पास जो नेतृत्व है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के रूप में, उनकी छवि जनता के बीच में एक विकास पुरुष की है, एक विश्वसनीय नेता के रूप में है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो विचारधारा की लेगेसी है वो इतनी बेहतरीन है कि जनता उस पर विश्वास करने से हिचकती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कथनी और करनी में हमारे यहाँ विभेद नहीं है, जो कहा और करके दिखाया उसका नाम मुलायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। तो हमारी पार्टी उस परिपाटी की है, जो हम लोग कहते हैं वो करते हैं, और जो करते हैं वो जनता के हित में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं कि हम अपने लिए बेहतरीन कार्यालय बनवा लें, अच्छा, हम अपनी जनपदवार अपनी व्यवस्थाएं इतनी मजबूत कर लें कि आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय पर किसी भी जिले में चले जाइए, मैं देख रहा हूँ बन रहा है, 80-80 करोड़ के उनके जो है प्रोजेक्ट है। जिला कार्यालय के बिल्डिंग्स बने हुए हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहां से ये पैसा लाया है और कहां से इतनी इतनी महंगी इमारतें अपने कार्यालय के रूप में वो बना रहे हैं। आज तो जो ये भारतीय जनता पार्टी से जो योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट का जो बजट आया है, सब आखिरी में मैं वही सवाल लूंगा, वो ये कह रहे हैं कि अब तक का यूपी का सबसे बड़ा बजट लगभग 7 लाख करोड़ के आसपास कुछ ऐसा है, आशुतोष और जी- आप कह रहे हैं कि वो लोग सब लूट रहे हैं। आशुतोष जी, हाँ, पिछला जो इनका योगी मुझे जी का हंसी आ रही बजट थी था, बट योगी जी का जो पिछला बजट था, मैं तो मतलब कभी कभी बड़ा हतला वो हो तो जाता खाली है, नहीं हुआ अभी और तक। मैं कभी सोचने लगता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी कैसे मुख्यमंत्री हैं, और कैसे उनके मिनिस्टर्स हैं, और कैसे उनके मातहत काम करने वाले अधिकारी हैं। जो कहिए वो तो कहते हैं कि भाई मैं नहीं वो कैसे लोग हैं मुझे समझ में नहीं आता। जब आपने 26 मई 2022 को जब आपने उत्तर प्रदेश के जनता के सामने आपने बजट रखा, और 6 लाख तकरीबन 15,000 करोड़ का आपने बजट रखा, लास्ट टाइम वाला 6 लाख 15,000 करोड़ का, और उसके बाद से 35,000 करोड़ का आपने अनुपूरक बजट पास किया, और तकरीबन 6,49,000 करोड़ का आपने बजट उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आपने रखा, और उसकी आधी रकम भी आप नहीं खर्च कर पाए। ठीक है, 27,000 करोड़ से ऊपर की रकम आप पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए। एक महकमा है पीडब्ल्यूडी जो हाँ, जान रहा हूं। बहुत बड़े एक नेता को लाया गया था, जो कांग्रेस पार्टी से उनको स्थानांतरित करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया गया, और उनको एमएलसी बना करके, और उनको उत्तर प्रदेश में उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। उनके ऊपर खैर ट्रांसफर पोस्टिंग में लेन देन का भी आरोप लगा था, और उनके ओएसडी को हटाया भी गया था, लेकिन एक अलग विषय है। होता रहता है। 2,45,000 किलोमीटर उत्तर प्रदेश की पीडब्ल्यूडी विभाग के पास सड़क है। ठीक है, ठीक है, उसमें 1,80,000 किलोमीटर से ऊपर की सड़क ग्रामीण अंचल में हाँ,
ग्रामीण मार्ग के रूप में पीडब्ल्यूडी के पास है। ठीक ठीक ठीक। अब आप देखिए 27,000 करोड़ से ऊपर की रकम आप 2022-23 के लिए पीडब्ल्यूडी को देते हैं। ठीक है, इस बात और उसमें मात्र 7,000 करोड़ रुपया अभी तक खर्चा सड़कों के मद में आपने खर्च किया है। 20,000 करोड़ रुपया अभी भी बचा हुआ है। नहीं तो वो लोग कहते सिर्फ गड्ढा मुक्त करेंगे, नहीं। सड़क नहीं बनाएंगे। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। मैं आपसे बताऊं, गड्ढा मुक्ति का इनका जो कार्यक्रम है ये हम लोग 6 बरस से सुन रहे हैं। अच्छा। जब बरसात का समय आता है तो जब केशव प्रसाद मौर्य जी उस विभाग के मंत्री थे तो वो भी यही बात कहते थे कि हम बरसात के पहले गड्ढा मुक्त कर देंगे। जितिन प्रसाद जी भी वही रटी लाइन बोलते हैं। हाँ। कहते हैं हम गड्ढा मुक्त कर देंगे। और ये गड्ढा मुक्ति का नतीजा ये है कि इन हाल के 1.5 वर्षों में 6,000 से ऊपर लोगों ने गड्ढा में गाड़ी चलाने का नतीजा ये हुआ है कि उन्होंने अपनी जानें गंवा दी। हाँ, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि आप बजट का स्वरूप चाहे जैसा बना लीजिए, बजट की रूपरेखा चाहे जैसा बना लीजिए, प्रस्तुत चाहे जितने अच्छे तरीके से कर लीजिए, लेकिन उसका जब तक इम्प्लीमेंटेशन आप बेहतर तरीके से नहीं करेंगे, जमीन के धरातल पर जब उसको नहीं उतारेंगे तो उससे जनता का कुछ भला नहीं होगा। और जब तक जनता का भला नहीं होगा तब तक आभामंडल और आवरण से चाहे जितनी राजनीति कर लीजिए बहुत ही सत्ता में नहीं रहेगा। आप लोग मतलब लड़ाई अपनी जारी रखेंगे लगातार? अभी किससे लड़ना है? योगी जी से? नहीं भाई आप देखिए योगी जी सबसे डरपोक नेता है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं? सबसे मैं ये बात व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ। अच्छा, तो आपको डर लगता नेता है? का जलाल बोलता है, ठीक है। नेता की शरीर नहीं बोलती है। नेता का पावर बोलता है, पद बोलता है। नेता का एक काम करने की जो शैली होती है वो बोलती है। अगर उनको अपने शरीर पर भरोसा होता, उनके अंदर काम करने की क्षमता होती तो वह जनता को कभी डराते नहीं, जनता के ऊपर कभी वो हमला नहीं करते, जनता के ऊपर कभी वो, जैसे उन्होंने पिछला सदन का कार्यकाल आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि मार देंगे, ठोक देंगे, काट देंगे, पीट देंगे। ये एक चीफ मिनिस्टर की भाषा नहीं है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का नौजवान अच्छा लैपटॉप चाह रहा था, तो आप लोग देंगे ना? नहीं हम लोग देंगे, हमारे नेता ने दिया। आशुतोष जी आपने उसको करीब से देखा है, 18 लाख से ऊपर हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। और एक बात मैं इसलिए कह रहा था कि वो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव बहुत दूरदृष्टि के नेता है। मैं इसलिए कह रहा था कि विश्व में किसी की भी हुकूमत रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, किसी ने बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए लैपटॉप नहीं दिया था। श्री अखिलेश यादव जी ने 2012 से जो 17 तक की सरकार थी उसमें 18 लाख से ऊपर नौजवानों को लैपटॉप देना, उन्होंने दुनिया को छात्रों से जोड़ने का एक अलग तरह का रास्ता बनाया कि गरीब और अमीर जो पढ़ाई का इंस्ट्रूमेंट्स हो वो एक जैसा हो, इसलिए कि गरीबी में छात्र का कोई दोस्त नहीं है। लेकिन शायद आपकी पार्टी, आपके नेता की आप बहुत बड़ाई कर रहे हो, उन्होंने भी बड़ा अच्छा सोचा होगा और शायद पब्लिक नहीं समझ पा रही है अभी। देखिए या कुछ बीजेपी का ऐसा कुछ प्रभाव है। आशुतोष जी, हाँ। सरकार बना पाना नहीं बना पाना वो अलग बात है, या परिस्थितियों पर निर्भर करता ठीक है, है। ठीक। हम 2022 में 40 हेलीकॉप्टर लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता घूम रहे थे। 7 चरणों तक आप चुनाव लेकर भाई के वो गए। तो कभी रुकते नहीं आशुतोष जी, है, चुनाव खत्म होता है दूसरा शुरू होता आशुतोष जी, है। हाँ। और 12 चार्टर्ड प्लेन लेकर के घूम रहे थे। हाँ, हाँ। और हमारे नेता सर्वश्री अखिलेश यादव जी साइकिल से घूम रहे थे, तो सर कैसे रथ लगेंगे? से घूम रहे थे और हेलीकॉप्टर से जनसभाएं कर हाँ, रहे थे। देखा। एक दिन में 12 13 14 जनसभाएं कर रहे थे। अब आप सोचिए कि एक योद्धा अभिमन्यु की तरह से इन भाजपा के जो कौरव हैं उनके सामने डटे थे, खड़े थे, लड़े हैं। और उसी का परिणाम था कि हमने 36% से ऊपर मत हासिल किया। 2,96,00,000 से ऊपर हमें वोट मिले। और सबसे बड़ी बात देखिए, 125 एमएलए जीतने के बाद भी हम बहुत सारी ऐसी सीटें रही जो हम 100 वोट से, 200 वोट से, 500 वोट से। और भारतीय जनता पार्टी तो ये सोचती है कि हमने सरकार बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये पता नहीं है कि 12 बजे के बाद जब भारतीय जनता पार्टी समर्पित जो एक आवरण बनाया गया है समाज में, उन लोगों ने यह बताया नहीं होता कि भाजपा की सरकार आ रही है। तो जो हमारी 25 सीटें जानबूझ करके अधिकारियों की महान कृपा से हरा दिया गया और भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया गया, ठीक है, वो हमारे 25 सीटें हमारे पास होती। हम 150 से ऊपर सीटें तो जनता का आशीर्वाद से जीत चुके थे। और बहुत सारी ऐसी सीटें थी जिनको जानबूझ करके धोखे से, परपंच के साथ, नहीं तो हम बहुमत में होते और बहुत पूर्ण बहुमत में होते और व्यापक जनाधार के साथ हम सरकार बना चुके होते।
एक और आखिरी लेंगे। आपके यहाँ अब सब कुछ ठीक हो चुका है और सभी लोग बहुत खुश हैं। चाचा जी भी आ चुके हैं और वो बहुत अच्छी-सी बातें कर रहे हैं। अखिलेश जी के साथ वो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं लाल टोपी में, उनकी फ़ोटोग्राफ्स आ रही हैं। दोनों लोग बड़ा खुश हैं। पार्टी में अब तो सब कुछ ठीक होगा ही। मैं ये एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ एज़ एक प्रवक्ता के तौर पर शिवपाल जी के साथ में अखिलेश जी की जो जोड़ी, ये आप लोगों को कितने बड़े आयाम तक लेकर के अब जाएगी? क्या लगता है आपको? देखिए आशुतोष जी, हमारी पार्टी में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के परिवार में और समाज में जो भी शुभचिंतक लोग हैं समाजवादी पार्टी के, सब में हमेशा से बहुत ज्यादा स्नेह था, बहुत ज्यादा प्यार था और बहुत ज्यादा लगाव था। ठीक है। आशुतोष जी, आगे आने वाला जो समय है उसमें हम अपनी विचारधारा पर खड़े रहते हुए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए जनता को जागरूक करके जनता के बीच में जाति जनगणना जैसे मुद्दे, बड़े मुद्दे हैं। सरकारी नौकरी का सवाल है। आज देखिए केंद्र सरकार के पास जो महकमे हैं, सरकारी विभाग है, उनमें 1,20,00,000 से ऊपर जो पद है सरकारी पद, वह रिक्त है। अगर हमारे देश के युवाओं को सरकारी पदों पर नियुक्त कर दिया जाता तो उनकी रोजी रोटी भी चलती और हमारा देश समृद्धि भी बिल्कुल, होता। आपने बात तो बहुत सही कही, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां बड़ी अजीब हैं, अजीब अजीब बातें होती हैं। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे मुझको जवाब दिए, बट नेता के तौर पे आप भी खैर। लेकिन एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता से या किसी नेता से जरूर आप पूछिएगा कि पूरे देश में जितने भी औद्योगिक घराने हैं, जितने भी हमारे व्यापारी बंधु हैं, ठीक है, जितने भी नेता हैं, जितने भी राजनीतिक रूप से काम करने वाले, सामाजिक रूप से काम करने वाले लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हैं, उनके यहाँ ईडी का छापा पड़ता है, आदि सीबीआई का छापा पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की बात और उनकी विचारधारा को जो नहीं मानता है उसको तबाह और बर्बाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सारी युक्ति लगाती है। लेकिन वजह क्या है कि 3200 से ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे देश में पड़ने के बाद आज तक गुजरात की सीमा में ईडी और सीबीआई का एक भी कर्मचारी क्यों नहीं गया? बिल्कुल, सवाल जरूर मैं जरूर पूछूंगा। और आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी आपने हमसे बातचीत की मनीष जी। तो आज हम लोगों ने मनीष जी से बात की। मनीष जी का जो एक आवरण है तेज तर्रार वाला, उसको देख करके मैं तो खैर खुश हूँ इनसे बातचीत करके। जो दर्शक ये वीडियो देखेंगे वो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि मनीष जी के साथ हमारी ये बातचीत आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर किसी नए एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ। आज की हमारी ये खास मुलाकात मनीष जी के साथ ही। देखते रहिए आप चर्चा टीवी। शुक्रिया।